आज हम शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था। यूपी पीसीएस के लिए या यूपी ट्रिपल एससी के लिए आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए राज्य व्यवस्था आज तक आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन एक बेहतर ढंग से एक नए अंदाज में पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। राज्य व्यवस्था सबसे पहले हम जानते हैं राज्य व्यवस्था होती क्या है। तो राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, एक राज्य, दूसरा व्यवस्था। अब समझने वाली बात यह है कि राज्य क्या होता है। राज्य 1933 मॉन्टेविडे कन्वेंशन के अनुसार 1933 मॉन्टेविडे कन्वेंशन के अनुसार मॉन्टेविडे कन्वेंशन के अनुसार राज्य क्या है, तो हम कह सकते हैं राज्य जिसके पास अपना भूभाग हो, जिसके पास अपना भूभाग हो, उस भूभाग में रहने वाली जनसंख्या हो, उस जनसंख्या के नियंत्रण के लिए सरकार हो। लेकिन सबसे बड़ा गुण है सरकार को संप्रभु होना चाहिए। सरकार क्या हो? संप्रभु हो। सरकार संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब यह हुआ कि सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। व्यवस्था क्या है? अगर हम व्यवस्था देखें तो इन सबको चलाने के लिए, इन सबको मैनेज करने के लिए जो नियम व कानून बनाए जाएं, जो नियम व कानून बनाए जाएं, उसी को हम व्यवस्था कहते हैं। ठीक। राज्य व्यवस्था क्या है? तो एक भूभाग हो, भूभाग में निवास करने वाली जनसंख्या हो, उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार हो, सरकार निर्णय लेने के लिए संप्रभु हो, और उन सबको चलाने के लिए जो नियम बनते हैं, इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। इन दोनों के योग को राज्य व्यवस्था कहते हैं। नियम कानून क्या होते हैं? अगर हम देखें संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? संविधान मौलिक अधिकारों के समूह को, मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। मौलिक नियमों के समूह को, मौलिक नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं। मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। बात करें संविधान होता कितने प्रकार का है? संविधान होता कितने प्रकार का है? संविधान कितने प्रकार के अगर देखें तो देखें संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान के प्रकार की बात करें तो संविधानों को बांटने का दो आधार है। संविधानों के विभाजन का दो आधार है। पहला आधार है संविधान को प्रकृति के आधार पर बांटा जाता है। किसके आधार पे? प्रकृति के आधार पे। प्रकृति के आधार पे या लेखन के प्रकृति के आधार पर बांटा जाता है। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर बांटा जाता है। दूसरा राजनीति की प्रकृति के आधार पे, राजनीति की प्रकृति के आधार पे या राजनीति के आधार पे। पहला दस्तावेज की प्रकृति के आधार पे, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पे। दूसरा राजनीति की प्रकृति के आधार पे। तो दस्तावेज की प्रकृति के आधार पे संविधान को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? एक लिखित संविधान, लिखित संविधान। दूसरा अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। अगर हम राजनीति के ऊपर मतलब राजनीति के बेस पे बात करें कितने पार्टों में बांटते हैं, तो राजनीति के आधार पे भी हम दो पार्टों में बांटते हैं। पहला, अगर हम पहला देखेंगे तो एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, और दूसरा संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। लिखित संविधान, जैसे हमारे भारत का संविधान क्या है? लिखित है। अगर हम अलिखित में देखें तो ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन सब देशों के संविधान अलिखित हैं।
ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था तो है, लेकिन संविधान वहां का क्या है, एकात्मक है। अमेरिका का संविधान संघात्मक है। भारत में किस प्रकार का संविधान है, क्या भारत में क्या संघात्मक संविधान है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एकात्मक सरकार या संघात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान। हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि कहां से बनी, कैसे विकास हुआ भारतीय संविधान का, क्या परिस्थितियां थी, इसके विषय में बात करें। अगर हम देखें भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। भारतीय संविधान का विकास हम दो चरणों में देख सकते हैं। एक तो भारतीय संविधान का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन हुआ, दूसरा 1858 में ब्रिटिश क्राउन आ जाता है और भारत के लिए जो नियमों का इंप्लीमेंटेशन होता है वो ब्रिटिश क्राउन के आधार पर होता है। तो भारत में हम देखेंगे अगर, तो भारतीय संविधान का विकास दो चरणों में हुआ। पहला तो कंपनी के शासन के अधीन, कंपनी के अधीन, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। अगर हम देखें कंपनी के शासन के अधीन कौन कौन से नियम आए, तो कंपनी के शासन के अधीन सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। दूसरा हम देखें तो 1781 में बंगाल जुडिकेचर अधिनियम, 1781 में बंगाल जुडिकेचर अधिनियम, या इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। अगला हम देखें तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद 1786 में भारत शासन अधिनियम आता है। इस 1786 वाले अधिनियम का क्या नाम था यह आपको कमेंट में बताना है, भारत शासन अधिनियम। इसके बाद कंपनी के शासन के अधीन लगातार 4 चार्टर एक्ट आते हैं। तो पहला चार्टर एक्ट 1793 में आता है, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आता है, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में आता है, चौथा चार्टर एक्ट 1853 में आता है। इसके बाद 1857 का विद्रोह हो जाता है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारतीय शासन दे दिया जाता है। ये तो पहले चरण की बात हुई। पहले चरण में हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, 1786 में भारत शासन अधिनियम आता है, 1793, 1813, 1833 और 1853, 20-20 सालों के अंतराल पे चार्टर एक्ट आते हैं। अगर हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन देखेंगे तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहला जो नियम आता है वो 1858 में आता है। जब 1858 में आता है भारत शासन अधिनियम। 1858 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, IGA, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है। इसके बाद 1861 में इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम आता है। इसके बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम आता है, इंडिया काउंसिल एक्ट आता है। इसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आता है। 1919 में
1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, 1935 में भारत शासन अधिनियम। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। अब हम देखेंगे 1935 के बाद भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो भारत का संवैधानिक विकास जो 1935 के बाद हुआ, उसमें सबसे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? 1940 में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 1940 में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। फिर 1942 में क्या आता है? क्रिप्स मिशन। 1945 में बेबल योजना आती है, 1945 में बेबल योजना आती है, बेबल। 1945 में ही शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता होता है। और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जो भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार बनता है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जो भारत में संवैधानिक सभा के गठन का आधार बनता है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जो भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार बनता है। ये तो था संविधान का विकास हुआ कैसे, भारतीय संविधान का विकास हुआ कैसे। अब हम एक संक्षिप्त में देख चुके हैं। हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से यहां तक पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे कि किस अधिनियम में क्या क्या से मतलब क्या क्या हुए, कौन कौन से नियम किस अधिनियम के अंतर्गत आए। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। दूसरी क्लास में हम इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।